हमारे इंडिया में जो रेप केसेस हैं, हर दिन ऐसे हम सेंसिटिव केस सुनते हैं, पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स पे, और फिर कोई एक नया केस आ जाता है। फिल्मी स्टाइल में लड़का जो है ना उसने बोलने लग गया, नहीं मैं इसके बिना रह नहीं सकता हूँ, ये है वो है। हाई कोर्ट ने वही कहा, मतलब नहीं अभी भी राजी तो क्या करेगा ताकि क्या कानून हर इंसान के लिए इक्वल है? कानून जो चलता ना वो भी चलता, वो चलता है एविडेंस के बेस पे। एविडेंस। लड़कों को मैं कहता हूँ सावधान रहना चाहिए। लड़का एक एग्रीमेंट करे, हम अपनी आपसी सहमति से लिविंग में रह रहे हैं। केस में फिर लड़के के साथ क्या होता है सर? फ्यूचर खराब हो जाएगा। सर एक दिन में नोट बंद हो सकते हैं, तो क्या कानून नहीं हो सकता जल्दी? एक टाइम लगता है। तो सर आपको नहीं लगता एक नया लॉ बनना चाहिए लड़कों के लिए भी? ट्रुथ, तो होता ही नहीं कुछ। रेप, सबसे वाहियात क्राइम। हर पेरेंट्स के पास एक बेटी होनी चाहिए, लेकिन नमस्कार और स्वागत है आपका एक और नए और ख़ास एपिसोड में, ज़रा हटके टॉक्स में, जहां हम बात करते हैं उन टॉपिक्स पे जो है थोड़ा हटके लेकिन है दिल के बहुत करीब। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सपना मनोहर, और आज का हमारा एपिसोड एक एक्सपर्ट के साथ है जो कानूनी दुनिया का एक अनमोल हिस्सा है। आज हमारे साथ है एडवोकेट श्याम पारिक जी, जिनके पास लीगल फील्ड में 24 साल का अनुभव है। ये सिर्फ एक सफल वकील ही नहीं है, बल्कि एक लीगल फर्म के फाउंडर भी है। इन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत ओपिनियन पैनलिस्ट के रूप में की है, जहां इन्होंने कई प्रसिद्ध न्यूज़ चैनल्स के लिए अपने विचार रखे। साथ ही सर को अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस को एक्सप्लोर करने का बड़ा शौक है। तो चलिए आज के सफर में हम समझेंगे उनकी जिंदगी के अनजाने किस्से। स्वागत है एडवोकेट श्याम जी आपका हमारे जरा हट के टॉक्स के एपिसोड पे। आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए, आपकी जर्नी के बारे में, आपका स्टार्टअप या आपका जो भी करियर है उसके बारे में। थैंक यू। पहले तो मेरा नाम श्याम पारिक है और मैं सन 2000 के अंदर मेरी राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने LLB की थी। उसके बाद मैं 2000 से ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर और सेशन कोर्ट और जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उसके अंदर जी। इसके अलावा जोधपुर हाई कोर्ट, इंदौर हाई कोर्ट, यहाँ पे भी केसेस मैंने देखे हैं। तो सर शुरुआत करते हैं हमारे सवालों का सिलसिला। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता है कि जो यंग जनरेशन है जिनके अंदर अभी लव मैरिज का बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड चल रहा है, या फिर मुझे लगता है चाहते हैं आजकल के बच्चे जो है लव मैरिज करना, कि शादी एक बहुत बड़ा डिसीज़न है और वो हम अपनी मर्ज़ी से करें। तो लव मैरिज वाले केस में आपको देखने को मिलता होगा फैमिली अपोजिशन काफ़ी होता है, तो वो जो केस आपके पास आते हैं आप उनको कैसे हैंडल करते हो? देखिए, पहले तो लव मैरिज आज का इशू नहीं है, लव मैरिज तो हमेशा से रहा है मैं स्टार्टिंग से ही। जी। और लव मैरिज के केसेस मैरिज होती है, मतलब लव मैरिज हो अरेंज हो ना, अगर उसको लीगली अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ है उसमें एज देखी जाती है। मतलब अगर 18 साल की लड़की हो, 18 ईयर्स की, और 21 ईयर्स का अगर बॉय हो, लड़का हो, तो वो अपनी शादी करने के लिए, मतलब उसकी बालिग अगर वो है तो उनको किसी की जरूरत, किसी कंसल्ट, किसी की जरूरत, परमिशन की ज़रूरत नहीं है। किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वो इंडिपेंडेंट होता है अपने जजमेंट लेने में, क्योंकि हमारे यहाँ तो 18 साल का अगर लड़का लड़की कोई भी हो उसको वोट देने का राइट है। जी। तो ऐसी मैरिज की एक एज है, उसके बाद वो उसको कोई रोक नहीं सकता कि आप शादी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब उनकी खुद की इंडिपेंडेंसी होती है, वो किसी से लड़की से शादी करें। और जहाँ तक अगर लव मैरिज के केसेस हैं तो कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि हमारा जो समाज है उसको थोड़ा सा मान्यता नहीं देता है, या उनको लगता है कि मेरी किसी भी पेरेंट को लगता है कि मेरी बेटी की शादी है ना मेरे कास्ट में हो, जी। मेरे हिसाब से हो, मेरी मन मर्जी के हिसाब से हो, तो वहाँ थोड़ा सा सोशली थोड़ा सा अपोज होता है। इस तरह के केसेस भी आते हैं। एक बार तो हाई कोर्ट में इस तरह का केस था कि उसमें लड़की जो थी वो दिखने में ना माइनर थी, मतलब लग रहा था कि वो माइनर है, लेकिन वो उसकी एज जो है ना वो अबाउ 18 ईयर्स, 18 साल से ऊपर। और लड़का था वो 24-25 साल का था। मतलब जी। उनका बैकग्राउंड भी है ना कोई ऐसा नहीं था कि स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो, जो पढ़ी लिखी भी कम थी, मतलब वो 10th क्लास में ही थी। पेरेंट्स ने बोला कि ना हमें, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर एक वो लगती कि लड़की को हमारे साथ में भेज दिया जाए, एक रिट लगती है हेबियस कॉर्पस, तो उसके अंदर होता है कि लड़की को हमारे साथ भेज दिया जाए, क्योंकि है ना ये इसका फ्यूचर है ना सेफ नहीं है। मतलब अब जब हाई कोर्ट में था, जज साहब ने उनको काफ़ी समझाने की कोशिश भी की लड़के को भी, और फिल्मी स्टाइल में लड़का जो है ना उसने बोलने लग गया, नहीं मैं इसके बिना रह नहीं सकता हूँ, ये है वो है। तो लड़की से भी पूछा गया, वहीं क्योंकि दोनों वहीं उपस्थित थे, लड़की से भी पूछा गया तो लड़की ने भी कहा कि नहीं मैं भी नहीं रह सकती इसके बिना, जबकि
उन्होंने काफ़ी समझाया, बेटा तेरे तुम्हारे लिए ना अभी बोर्ड के एग्ज़ाम का फॉर्म भर दो, सब कुछ करवा दूंगे, तुम वहाँ जाओगे, फ्यूचर अभी। तुम्हारा फ्यूचर सेफ नहीं है, जी। तुम्हारी अभी है ना पूरी लाइफ है, कुछ दिनों बाद बच्चे हो जाएंगे, पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। जी। तो हम सब यहाँ व्यवस्था करवा देते हैं कि अगर बोर्ड के एग्जाम की डेट भी अगर निकल गई ना, जी। तो भी फॉर्म भी फिलअप करा देते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट जुड़ी जज के पास काफ़ी पावर होती है। जी। लेकिन वो लड़की मानी नहीं, तो क्या रिजल्ट रहा सर फिर उसका? तो फिर बाद में हाई कोर्ट ने वही कहा, मतलब मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा राजी, नहीं माने बच्चे। नहीं माने तो कुछ कर भी नहीं सकते थे। इवन जब उनके लड़के के एडवोकेट पैरवी कर रहे थे कि नहीं, इनको लड़की को साथ में भेज दो मेरे, तो हाई कोर्ट ने एक बार ये भी कहा कि आप लर्नेड काउंसिल हो, आप अपने क्लाइंट को समझाओ कि अभी लड़की की लाइफ क्यों ख़राब कर रहा है, क्योंकि बहुत छोटी उम्र है, तो भी नहीं माना। अगर 18 साल की एज, मतलब 18 साल से लड़की 18 साल की है और लड़का 21 साल का है, तो कोई भी कानून उनको नहीं रोक सकता। शादी करने से नहीं रोक सकता, मतलब ऐसा कोई कानून ही नहीं है जो रोक सकता है उसको। और इलीगल तरीके से अगर पेरेंट्स फोर्स करते हैं या तो उसमें इन मामलों में लव मैरिज में क्या होता है, लड़की थोड़ी सी भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती है, जी। उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट किया जाता है, और लड़की कह देती है कि तुम्हें को लड़का ना जो ज़बरदस्ती ले गया था, भागे ले गया, ऐसा कुछ लगा दिया, तो फिर वो लड़की की लाइफ ख़राब हो जाती है। केस में फिर लड़के के साथ क्या होता है सर? लड़के के साथ वही सब होता है कि उसके खिलाफ जो भी सीरियस क्राइम्स वाले केसेस 376 जो आजकल चल गया BNS के अंदर, मतलब रेप के केसेस लग जाते हैं, ब्लैकमेलिंग का केसेस लग जाता है, किडनैपिंग का केस लग जाता है, तो थोड़ा सा ना लड़कों को मैं कहता हूँ सावधान रहना चाहिए। लव मैरिज भाई ध्यान से करना, ऐसे मत भाग जाया करो, पहले लड़की से कंफर्म कर लो। अगर लड़की सॉलिड है, अगर लड़की एकदम अपने स्टैंड पे कायम है, जी। तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन लड़की जरा भी हटी, क्योंकि सारे जो कानून हैं, जो कानून बनाए गए हैं, वो अधिकांश कानून जो है ना, वो इस मामले में लड़की के फेवर में है। तो सर आपको नहीं लगता एक नया लॉ बनना चाहिए लड़कों के लिए भी? ये बनना तो चाहिए, लेकिन अब क्योंकि अब हमारा क्या है कि भारतीय समाज है ना, जी। अब इतना उन्नत नहीं है, मतलब इतना लेकिन डेवलप सर नहीं है। जैसा आप बोल रहे हो कि 18+ लड़की हो, 21+ लड़का हो, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी हो रही है। जैसे ठीक है, कहीं कहीं पर वो लोग अपना फ्यूचर सिक्योर करके शादी कर रहे हैं, या फिर मैरिज मुझे भी लगता है कि एक ऐसा हमारी लाइफ का फेज़ है जहाँ हमें अपना डिसीजन लेना चाहिए। बट कुछ केस में आप देखते हो कि साल भर बाद में लड़का छोड़ दे रहा है, या फिर जैसा अभी आपने बताया लड़कियाँ कर रही है ऐसा, तो वो चीज़ फिर नेगेटिव वे में भी जा रही है, क्योंकि कानून ने तो उनको बोल दिया कि लीगली आप कर लो, उनको वो वाला प्रॉब्लम हो नहीं रही तो वो शादी कर लेते हैं। बट ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है। देखो, इसके लिए तो समाज को थोड़ा सा एजुकेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि जब 18 ईयर्स के अंदर कोई भी व्यक्ति सरकार बना सकता है, तो शादी तो बहुत बात की वैसी है। सरकार चुनना भी तो बड़ी बात है, मतलब सरकार चुन रहा है वो 18 साल की उम्र में। सर एक अभी तो नहीं, जैसा आपने लव मैरिज में भी बोला, एक हमारे इंडिया में जो रेप केसेस है, हर दिन ऐसे हम सेंसिटिव केस सुनते हैं, पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स पे, जहाँ पर लगता है मुझे 15-20 दिन, महीना भर एक आंदोलन चलाया जाता है, स्टेटस लगते हैं, स्टोरी लगती है, उसके बाद में सेम रोज़ इन आके कोई ना कोई केस हो रहा है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? निर्भया कांड के बाद में, जो दिल्ली में कांड हुआ, जी। निर्भया कांड के बाद, उसके बाद काफ़ी सारे चेंजेज आए हैं। अब तो कुछ स्टेट्स के अंदर रेप केसेस के अंदर फांसी की सज़ा भी कर दी है ना। अभी जो नया कानून आया है BNS, भारतीय न्याय संहिता, उसके अंदर भी रेप केसेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई, काफ़ी सीरियस जो मतलब पनिशमेंट काफ़ी बढ़ा दिए गए। लेकिन फिर मैं ये यहाँ पे एक बात कहूँगा, ये जो इल है ना, ये सामाजिक इल है। अब कानून सख्त से सख्त कानून बना दो आप, लेकिन जब तक हम खुद अपना समाज जब तक चेंज नहीं होगा ना, मतलब जब तक समाज अब इस बुराई को दूर नहीं करेगा, तब तक इसके ऊपर रोक लगना मुश्किल है। मतलब सर निर्भया केस को कितना टाइम लगा सॉल्व होने में? निर्भया केस को टाइम लगा था, करीबन 3 या 4 साल लगे थे। लेकिन उस वहाँ पे भी क्या ट्रायल, वो प्रोसीजर है उनका, अगर हम हर चीज़ फास्ट कर देंगे ना, क्योंकि इसका नेगेटिव भी तो इम्पैक्ट है, क्योंकि सारे केसेज ही इस तरह के, अगर कुछ केसेज ऐसे भी आते हैं जहाँ पे है ना उसको डिफेंस साइड से कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया जाए। डिफेंस जैसे आजकल होने भी लगे हैं, कुछ केसेस के अंदर ना लड़कियां ना वो लड़कों को फंसा देती है, जी, फाल्स false केसेस rape करने लगे, केस होते हैं, है ना। जी। तो अगर हम फास्ट ट्रायल करेंगे ना, तो क्योंकि न्याय जस्टिस है ना, होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। जी। जस्टिस अगर सिर्फ पेपर्स के अंदर, या क्योंकि एविडेंस लाना, एविडेंस, क्योंकि एक प्रोसेस है, मतलब हमारी कानून व्यवस्था
जो कहते हैं कि इतनी स्लो है, उसका वो एक प्रोसेस है, क्योंकि पहले लोअर कोर्ट होता है, मतलब वहाँ से सजा हो जाती है, उसके बाद वो उसके पास राइट है कि वो उसकी अपील कर सकता है, हाई कोर्ट चला जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में टाइम लगता है मतलब। तो सर ये जो आप प्रोसेस की बात कर रहे हो और हम जब देखते हैं तो ये हमारे इंडिया में ही स्लो प्रोसेस है या फॉरेन में? तो हमने जितना सुना है कि वहाँ कोई रेप होता है तो इनिशियली या फटाफट से कोई ले लिया जाता है स्टैंड, इसलिए वहाँ कम है ऐसे केस। यहाँ पे भी मैं फिर एक बात कहना चाहूँगा, एक्चुअली हमारा कानून है ना, हम्म। हमारी संस्कृति के हिसाब से होना चाहिए, हमारी मिट्टी के हिसाब से होना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब अगर हम अपने इंडिया, मतलब अपने देश के कानून की तुलना अगर यूएसए से या किसी विकसित कंट्री से करेंगे ना, जी। तो फिर वहाँ गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ लोग कम है, वहाँ की संस्कृति अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ का वातावरण अलग, एटमोसफेयर अलग है। हर देश का कानून उसके हिसाब से होना चाहिए। अब हमारे यहाँ कानून है ना, वो ज़्यादातर कानून कहाँ है, किसने बनाया हुआ है? ये तो बीएनएस अभी चेंज किया, कानून किसने बनाया? अंग्रेज बना के गए हैं, जी। तो वो हमारे अकॉर्डिंग ही नहीं है। ओके। तो इसलिए कानून में काफ़ी सारे चेंजेस की अभी भी ज़रूरत है, जो हमारे कल्चर के हिसाब से हो। तो वो कब होंगे चेंजेस? पार्लियामेंट में बताएगी कब वो चेंजेस होंगे, वो तब करने। लेकिन वही हाँ मैं चल रहा है, कहना जैसे अभी चाह रही हूँ। अभी तीन क्रिमिनल कानून चेंज हुए हैं। जी। चेंज हुए हैं मतलब कि 20% उनमें 10-20% चेंज हुआ, लेकिन वो पूरी तरह से चेंज नहीं, फिर भी अभी सर एक दिन में नोट बंद हो सकते हैं तो क्या कानून नहीं हो सकता जल्दी? टाइम लगता है मैडम। वही ना, हमारे यहाँ इंडिया में सर ऐसा कोई केस होता है 15-20 दिन तक बहुत सेंसिटिव इमोशनली एक एनवायरनमेंट बनता है कि शायद तुरंत अब इसका रिजल्ट मिलेगा, इतना सब कुछ चलता है और फिर धीरे 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 वो चीज़ें सब भूल जाते हैं और फिर कोई एक नया केस आ जाता है, 5 महीने की बच्ची, 2 महीने की बच्ची। नहीं, वो तो हीनियस क्राइम, और उसके अंदर तो उसके लिए भी एक अलग अलग कानून है उसके लिए। पॉक्सो जो है उसके अंदर तो मतलब 20 ईयर्स मिनिमम सजा ही 20 ईयर्स की है, और उसकी फास्ट ट्रायल है। और यहाँ पे भी अभी अपने यहाँ पे भी जयपुर में भी 2-4 केसेस ऐसे हुए हैं जी। जिनमें बहुत जल्दी वो सजा हुई है। पर सर ये रुक क्यों नहीं रहा इतना? अगर कानून चल नहीं, रहा है, कानून- पकड़े जा रहे हैं, सजा मिल रही है। उसमें तो कई कारण हैं कि रुक नहीं रहे, क्योंकि कानून से ही कोई चीज़ नहीं रुक सकती है। मतलब जी। समाज में जब तक हर व्यक्ति जब तक ये नहीं सोचेगा कि क्या सही है क्या गलत है, तब तक कुछ सही नहीं हो सकता। कानून तो केवल उसको सजा देने के लिए है। एज ए डॉटर के पेरेंट्स होना, मुझे लगता है कि लोग चाहते हैं बेटी करना, लेकिन शायद आज इस डर से लोग चाहते हैं कि बेटी ना हो। बिल्कुल सही बात है। समाज में, क्योंकि समाज थोड़ा सा हर पेरेंट, हर बेटी का जो फादर है उसको जी। डर लगता है कि मैं लेट नाइट भेजूँ नहीं, बिल्कुल। प्रोटेक्शन उसको चाहिए होता है। तो समाज के हर व्यक्ति को या हर उस तबके को या हर समाज के हर उसको सोचना पड़ेगा किस तरह से इस बुराई को दूर किया जाए। मतलब जी। कानून तो उसको मदद करेगा ही, जी। कानून तो मदद करता ही है, लेकिन समाज का जब तक हर व्यक्ति नहीं सोचेगा कि मुझे इस बीमारी को, इस बुराई को, इसको दूर करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कुछ हमें ना कैंप्स लगाने पड़ेंगे, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। सर आपको लगता है कैंप और अवेयर से हमारी इंडियन सोसाइटी अवेयर होगी? जितनी भी हो, मान लो अगर 10% होती है तो 10% तो कम हुआ। और तीसरी सबसे बड़ी मुख्य चीज़ है जब घर से शुरुआत हो इसकी। जी बिल्कुल, आपकी अपब्रिंगिंग, आप अपने आपकी बच्चे की। अपब्रिंगिंग, आपके घर से आपकी मदर, आपके पेरेंट्स समझाए अपने बच्चों को, ठीक है ना, वहाँ से स्टार्टिंग होती है। लेकिन हमारी अपब्रिंगिंग जो है ना वो गड़बड़ है। मतलब वहाँ घर से हमें सिखाया नहीं जाता, जी घर पे ही हमें है ना मेल और फीमेल चाइल्ड्स में डिफरेंस किया जाता है, बिल्कुल, बचपन से ही बचपन से ही सिखाया जाता है। जी लेकिन घर में ही अगर उसको सिखा दिया जाएगा कि नहीं, आपको फीमेल जो है उसकी रेस्पेक्ट करनी है, फीमेल की इज्जत करनी है, जी ठीक है ना, तो वो बाहर जाके करेगा ही नहीं। जी। मुझे भी लगता है कि फर्स्ट स्कूल एक बच्चे का उसका घर उसकी है, मदर सिखाया है, उसकी उसके मदर फादर है। सिखाया है जी कि मुझे है ना फीमेल्स की है ना रेस्पेक्ट करनी है। जी बिल्कुल। आप अपने बेटा बेटी दोनों को इक्वली परवरिश दें, ना कि आप बचपन से उनको उस माहौल में बड़ा करें कि लड़का ये कर सकता है या लड़की ये नहीं कर सकती है, या फिर वो जो एक होता है ना मॉडर्निटी, लड़कियों के लिए ये चीज़ अलाउड नहीं है, तो लड़कों को एक वहाँ से भी आता है कि अच्छा ये लड़की ये कर रही है तो ये अच्छी नहीं है, या ये पहन रही है तो ये अच्छी नहीं है, या ये बाहर जा रही है तो ये अच्छी नहीं है। अच्छे और बुरे का टैग आप नहीं दे सकते हो, किसी लड़की का कैरेक्टर आप नहीं जज कर सकते हो। तो मैं आपसे यही अपील करूंगी कि आप अपने बच्चे की प्लीज़ अपब्रिंगिंग, आप जो सोचते हो कि जैसे सर बोल रहे हैं कि कानून तो है पर सब कुछ कानून नहीं कर सकता है, ना हम समाज से अपेक्षा कर सकते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं अपने घर से, अपने बच्चे से, अपने माहौल से कि हम क्या अपने बच्चे को सिखा रहे हैं। हम दुनिया को नहीं सिखा सकते, अपने बच्चे को सिखा सकते हैं।
तो वही है। और मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स के पास एक बेटी होनी चाहिए, लेकिन उसको तब फीलिंग उसको समझ में तब आए, समझ में आती है कि हाँ बेटी के साथ क्या होता है। क्योंकि बढ़ाना सब चाहते हैं सर आजकल अपनी बेटियों को, बट एक वो डर होता है ना कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हर जब तक घर में बेटी नहीं होगी, सिस्टर नहीं होगी, तब तक उसको समझ में नहीं आएगी कि हाँ एक फीमेल्स के साथ में, एक लड़की के साथ में, एक बच्ची के साथ में किस तरह का रिलेशन होना चाहिए, किस तरह से बात वो होनी चाहिए। सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आप बोल रहे हो कानून है, क्या कानून हर इंसान के लिए इक्वल है? अमीर लोगों के लिए कानून शायद ज़्यादा जल्दी काम कर देता है और गरीब की सुनवाई नहीं होती है। नहीं, तो सिस्टम की प्रॉब्लम है, कानून की प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम। सिस्टम। भाई कानून तो सबके लिए बराबर है। जी। आर्टिकल 20 कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि अमीर के साथ ये होना चाहिए, गरीब के साथ ये होना चाहिए। वहाँ नहीं लिखा हुआ। ये सिस्टम की प्रॉब्लम है। ये जितने भी हमारी सामाजिक बुराई है ना, जी। ये सारी है ना, अगर वही वाली बात की, अगर उसकी पेरेंटिंग अच्छी हुई हो आपकी। रेप तो बहुत बात की चीज़ है, सबसे रेप के अलावा और भी कई क्राइम है, जैसे करप्शन। जी। हमारे यहाँ पे करप्शन को बड़ा क्राइम नहीं माना जाता। मतलब जी। अगर कोई करप्ट व्यक्ति है तो वो खड़ा भी हो जाएगा, वो जीत भी जाएगा, जी। है ना। करप्शन के इतने इल्जामों के जेल जाने के बाद भी जीत जाएगा। इल्जाम तो बात की बात, आरोप तो बात की बात है। जी। तो उसको स्टार्टिंग से समझाया जाए कि एक ऑनेस्टी भी कोई चीज़ होती है, उसकी अपब्रिंगिंग वैसी होनी चाहिए। अलग करप्शन के जितना रेप वाला कानून, रेप जितना खराब है उतना ही सामाजिक बुराई करप्शन भी है। तो ये सारी चीज़ें ना कानून से नहीं हो सकती, ये घर से भी ठीक करनी पड़ेगी, समाज को भी ठीक करनी पड़ेगी। बच्चों के अंदर है ना, स्कूल के अंदर भी ये बताना पड़ेगा कि करप्शन है या इस तरह के अवेयरनेस, लीगल कैंप्स लगाने पड़ेंगे। बच्चों को वहाँ जाकर बताना पड़ेगा कि अगर आपने इस तरह का कोई क्राइम कर दिया तो आपके साथ में आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। सर जैसे कि अभी मैं आपके डॉटर से मिली, काव्या से, बहुत ही स्वीट गर्ल है और एक बेटा भी आपका। सो आप और नेहा मैम क्या कुछ अलग कर रहे हो अपने बच्चों के अपब्रिंगिंग में? क्योंकि आप लॉयर हो, मैम डॉक्टर है। कुछ ऐसा आपने सोचा है कि हमारी पेरेंटिंग ऐसी होनी चाहिए या हम अपने बच्चों को ऐसे बड़ा करें? हाँ बिल्कुल सोचा है। सोचा तो क्या, मतलब सोचता तो हर पेरेंट हर पेरेंट चाहता है उसके बच्चे अच्छे बने। लेकिन है ना, उनको भी समझ नहीं आती कि वो किस तरह से उसको है ना, किस तरह की एजुकेशन दे। जी। हर पेरेंट को लगता है कि उसको अब उसका बच्चा बेहतर से बेहतर और वो अपने अपने से तो बेहतर ही मानता ही है, मतलब पेरेंट्स से तो बेहतर ही बने। जी। तो जहाँ तक मेरा और मेरी वाइफ का वो है, तो हम उसको हर बात जो है उसको बताते हैं कि बेटा ऐसे करना चाहिए, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, गाइड करते हो? गाइड करते हैं। सर इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप अभी जो हम सुनते हैं, इसका क्या कानूनी रूप से कुछ इनको दर्जा मिलता है? और अगर यही कपल कुछ टाइम के बाद में अलग हो जाते हैं तो क्या है उनके लिए प्रोसेस? देखो लिव इन वाला कानून है ना, मतलब लिव इन पे भी कोई कानून नहीं है। ओके। मतलब लिव इन क्या है, दो व्यक्ति ठीक है एक ही छत के नीचे आपसी सहमति के साथ रह रहे हो, बिना शादी के। बिना शादी के। जी। इसके ऊपर अभी कोई ऐसा कानून नहीं है, क्योंकि दो व्यक्ति अगर रह रहे हैं तो उसके लिए एक अलग से कानून बना हुआ है शादी। ठीक है, लिव इन में ये है कि वो साथ में रहते हैं एक ही छत के नीचे और लॉन्ग टाइम तक। तो उसके लिए वैसे तो एक 1978 के अंदर केस आया था, मतलब 1978 के अंदर सबसे पहला जो लिव इन इंडिया में आया था ना वो। तो उसके अंदर ये डिसाइड हुआ था कि जो वाइफ थी वो लंबे समय तक बिना शादी के साथ में रहती थी। वाइफ, सॉरी गलत बोल रही, लड़की जी। लड़की जो है वो लंबे समय तक रह रही थी। उसकी डेथ हो गई लड़के की, तो उसने उसकी प्रॉपर्टी के अंदर उसको राइट मांगा। तो बोला कि आप साथ ही नहीं रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर कहा था कि अगर 50 ईयर्स लॉन्ग टर्म अगर वो साथ रह रही है तो उसको उसके कुछ राइट्स उसको मिलने चाहिए, मतलब। जी। तो ये तब 1978 में ही आ गया था लिव इन, मतलब पहला लिव इन केस लीगल के हिसाब से ना। फिर अभी 2010 या 11 के अंदर कुछ केसेज आए, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी चल भी रही है उसकी हियरिंग्स कि है ना इसको वो दिया जाए, मान्यता दी जाए नहीं दी जाए। लेकिन कुछ राइट्स लिव इन में फीमेल्स को दे दिए हैं, जैसे 125 CRPC, मतलब मेंटेनेंस का कानून। लिव इन में रहते हुए अगर बच्चे अगर हो जाते हैं जी, तो बच्चों को भी लीगल चाइल्ड के हिसाब से जितना जो राइट मिलना चाहिए था वही राइट जो है ना लिव इन के जो बच्चे हैं उनको भी दिया गया, मतलब। सो सर जैसा कि आप लिव इन से ज़्यादा शादी को सपोर्ट कर रहे हो, बट आजकल कपल्स चाहते हैं कि वो एक दूसरे को टाइम दे, क्योंकि शादी आपने जैसे बताया एक परमानेंट रिलेशन है, ठप्पा लग गया अब तो वो उस रिलेशन में जाने से पहले एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि क्या वो एक दूसरे के लिए सही हैं, तो इसलिए शायद लिव इन स्टार्ट हो रहा है। देखो मैं तो जो नई जनरेशन है ना जो लिव इन में रहना चाहती है उसको एक गाइडेंस देना चाहूँगा। अगर कोई भी लिव इन में रह रहा है तो कुछ
सिक्योरिटीज है ना वो पहले से ही कर ले। कर ले, जिससे कि आगे उनको प्रॉब्लम नहीं हो। मतलब और सर जैसा फॉल्स रेप केस है यहाँ पर, अगर नहीं चलता 1-2 साल रिलेशन तो क्योंकि लिव इन में रहने के बाद में फॉल्स रेप केसेस भी काफ़ी आते हैं। मतलब ओके। क्योंकि लड़की को प्रॉब्लम्स होती है ना, कोई भी डिस्प्यूट होता है और तुरंत लड़की जाके ना उसके ऊपर फॉल्स रेप केस लगा देती है। मतलब तो उसके बचने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। मतलब तो इससे बढ़िया है कि लिव इन में जाने से पहले एक एग्रीमेंट करे लड़का। लड़का एक एग्रीमेंट करे, उस एग्रीमेंट में एक कंडीशंस डलवा दे सारे कि हम अपनी आपसी सहमति से लिव इन में रह रहे हैं, हाँ ये सर बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं। जिससे कि ना आगे किसी भी तरह का कोई अगर डिस्प्यूट होता है और लड़की या लड़की नाराज़ होती है, किसी बात पे गुस्सा होती है, नाराज़ होती है या पुलिस थाने कहीं जाती कुछ है, भी, हाँ, कुछ भी ऐसा। करती है, कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट करती है, तो वो इसमें लड़का उससे सेफ हो जाता है। मतलब अगर एग्रीमेंट नहीं कराया है तो 100% चांसेज है कि वो लिव इन में जाके फंस जाएगा। मतलब वही लड़कियों को लेके थोड़ी सी ज़्यादा सिंपैथी कॉर्नर या उनको थोड़ा सा क्योंकि ज़्यादा हमारे है यहाँ तो ज़्यादातर कानून है ना लड़कियों को वो लेके। लड़कियों के फेवर में ही है। पार्लियामेंट ने अभी तक जितने कानून बनाए हैं ना उनमें लड़कियों का फेवरिज्म ज़्यादा है। और सर अब उस चक्रों में लड़के वहाँ उस चक्कर में लड़के फंस जाते हैं। अब तो लगता है शायद इक्वल करना चाहिए। नहीं अभी भी बड़ा हमें ऐसा लगता है क्योंकि हम शहरी उसमें रहते हैं। जी अगर आप अभी गांव में जाओगे, नीचे देहात वाले उसमें जाओगे, तो अभी भी लड़कियों के साथ में वो सब चीज़ें चल गलत हो रही है। मतलब जी अभी हमें लग रहा है कि हम बहुत उन्नत हुए अब, और शहरों में भी अगर आप नीचे वाले तबके में जाओगे तो आपको लगेगा कि बहुत स्थिति दयनीय है। तो फिर आपको लगेगा कि कानून, क्योंकि हमारे पास तो दोनों तरह के केसेज आते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं लड़कियों के फेवर के कानून तो अभी रहने चाहिए। सो श्याम जी इसी से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। एक कपल चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, अगर वो किसी होटल रूम में अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है और वहाँ रूटीन पुलिस आ रही है या चेकअप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो क्या वो डायरेक्टली उनके घर पे कॉल कर सकते हैं इंक्वायरी के लिए, या फिर ये उनके प्राइवेसी को ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते? नहीं, उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है अगर वो मेजर है और अपनी कंसेंट से है। 18+ 21+। हाँ, अगर वो मेजर है अपनी कंसेंट से तो उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, और अगर करते हैं तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो कपल लीगल एक्शन ले सकता बिल्कुल है। ले सकता है। और अगर वो 18+ है तो वो टाइम स्पेंड वहाँ कर सकता है? हाँ, लेकिन पुलिस को, क्योंकि पुलिस क्या है, एजेंसी है, जी पुलिस को पूछने का राइट है, ओके। इन्वेस्टिगेशन करने का राइट है। वो किसी भी व्यक्ति से कुछ भी पूछ सकती है। मतलब क्योंकि उसको सारी सुरक्षा व्यवस्था देखनी है, जी तो उसका पूछना गलत नहीं है। अगर उनके साथ मिसबिहेव करती है या कोई कुछ करती है तो उसके खिलाफ वो लीगल एक्शन ले सकता है, या उनकी प्राइवेसी को भंग करती है। सर एक मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि शादी से पहले चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप हो या नॉर्मल, अगर एक लड़का लड़के साथ है और वो फिजिकल इंटीमेट हो रहा है, तो कानून उनको क्या राइट दे रहा है, और उस बेसिस पे लड़की क्या लड़के से एक्सपेक्ट कर सकती है? देखो, शादी से पहले इंटीमेसी होना, इंटीमेट रिलेशन में उसमें जाना, फिजिकल रिलेशन होना, लड़की के पास ना पावर ज़्यादा है। मतलब क्योंकि लड़की जाके बोल सकती है कि उसके ऊपर रेप का केस लगा सकती है। मतलब ठीक है ना, रेप का केस लगाएगी, प्रेशर आएगा। कई बार कोर्ट बोलती भी कि ना, कुछ केसेज में हमारे पास आया कि इसमें किस तरह के केसेज आए, उसमें कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप है ना इनसे मैरिज कर लो, ठीक है शादी कर लो, क्योंकि शादी का झांसा देके कुछ अधिकांश केसेज आते भी इसी तरह से, शादी का झांसा देके मेरे साथ 6 महीने रहे, 7 महीने रहे, साल भर रहे, जी फिर मना कर दिया उसके बाद शादी। मना कर दिया, तो अल्टीमेटली उनको करनी शादी होती है। जी ठीक है ना, या ऑलरेडी कहीं अंगेज हो, इस तरह की बातें कि कहीं ऑलरेडी अंगेज है, फिर वो शादी का झांसा दिया मेरे को साथ रहे और फिर छोड़ के चले गए। ठीक है, तो लड़की के पास में, क्योंकि आपने लड़की के कंसेंट के बिना, मतलब कंसेंट के बिना, मतलब कि कंसेंट कैसे ली? फ्रॉड करके। जी आपने लड़की को इंटीमेट, आपने उस फिजिकल रिलेशन में कैसे ले गया? उसको फ्रॉड किया कि मैं अनमेरिड था या मैं आपसे शादी करूँगा। तो इस तरह के केसेस भी, ये भी एक कॉज ऑफ मतलब रेप का एक वो हो सकता है कि आपने रेप किया बिना लड़की की कंसेंट के। कोई केस सर आपको याद है आपके अपनी करियर में आपने कोई ऐसा? केसेस तो कई हैं, मतलब काफ़ी केसेस आते हैं इस तरह के, तो उनके अंदर मेजरली रीज़न ही ये होता है कि मुझे शादी का झांसा दिया, मुझसे कहा कि शादी करूँगा, नौकरी, कई बार ऐसे भी आता है नौकरी का, मेरी नौकरी लगवाने के लिए झांसा दिया, मैं नौकरी लगवा दूंगा, ये है वो है। बट सर कुछ केस अगर ऐसा हो कि जहाँ लड़की लड़के अपनी आपसी सहमति से फिजिकल हो रहा है, शादी का कोई इनका सीन नहीं था, जस्ट अपना दोनों टाइम एंजॉय कर रहे हैं, और वहाँ लड़की 6 महीने बाद पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए लड़के को अगर फंसा रही है, तो उसमें कानून क्या करेगा? अगर उनके पास में इस चीज़ का कोई एविडेंस है
सर आई डोंट थिंक कि कपल रिलेशन में आने से पहले कोई एग्रीमेंट साइन करते एक्चुअली हैं। कानून जो चलता ना वो भी चलता, वो चलता है एविडेंस के बेस पे, एविडेंस। ठीक है ना। कोर्ट जो है ना वो उसकी आंखें कौन, एविडेंस। जब तक आपके पास एविडेंस नहीं होगा किसी भी चीज़ के लिए, आप उसको सही और गलत कैसे प्रूव करोगे मतलब। तो इसलिए अधिकांश केसेस के अंदर लड़के बरी हो जाते हैं, या क्योंकि एविडेंस ही नहीं होता है। इन सब चीज़ों में एविडेंस सबसे महत्वपूर्ण, मतलब किसी भी केसेस में एविडेंस सबसे महत्वपूर्ण है। एविडेंस ही नहीं होगा तो बरी हो जाएगा। सर ये तो आप बात कर रहे हो एविडेंस की, लेकिन आपको पता है कि हर जगह लड़कियां भी गलत नहीं है जैसे लड़के गलत नहीं है। तो कुछ मासूम लड़कियां जो कम एज में होती है, कॉलेज गोइंग गर्ल्स मान लो आप, इनिशियली जो एक रिलेशनशिप में आ जाती है, वहाँ तो उनको एग्रीमेंट जैसा कुछ समझ नहीं होती है सर। अब उनके पास ना कोई एविडेंस है, कुछ भी नहीं है, उस टाइम पे वो कैसे अपने लिए जस्टिस ले सकती? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है पहली चीज़ तो, क्योंकि क्लियरिटी तभी आती है जब तक उसकी जड़ में नहीं जाओ। एक्चुअली जो कानून बने हुए ना लड़कियों के लिए, उसमें एक चीज़ और है जी कि एविडेंस की जहाँ तक बात की जाती है, एविडेंस लॉ जो कहता है उसके अंदर ये बताया गया है कि अगर लड़की किसी भी चीज़ के ऊपर, स्पेशली इन केसेस के अंदर, रेप के केस में, डॉवरी के केसेस में, अगर कोई भी ब्लेम लगाती है तो उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उसको नहीं साबित करना कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। अच्छा, अगर लड़की कुछ भी केस करती है तो लड़की अगर कुछ भी केस करती है तो उससे प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। अगर वो कह देगी ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, जी मेरे शादी का झांसा देख के मेरे साथ में 7 साल तक या 6 साल तक मेरे साथ रहा और उसने शादी नहीं की, तो जी वो रेप है। तो अब उसको बताने की जरूरत नहीं। अब ये डिफेंस जो है ना, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, जी जी उसको साबित करना है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। कैसे करेगा सर? वो साबित करेगा कि मैंने ऐसे, लड़की का तो अगर वो नहीं साबित कर पाया क्योंकि उसके पास भी तो एविडेंस नहीं है ना ऐसा। और सर जैसा आपने बताया, अगर लड़की गलत है तो, अगर वो बोल रही है, हाँ, इसीलिए तो जो फाल्स केसेस आते हैं इसलिए आता है इसीलिए क्योंकि आता लड़की ने तो कह दिया कि हाँ इसने ऐसा किया। किसी भी लड़के पे वो ब्लेम कर सकती है, मतलब, लेकिन किसी के लिए भी बोल सकती है, जी। ठीक है ना। तो वो साबित नहीं कर पाता कि मैंने ऐसा नहीं किया है। और सर ये जो एक दहेज वाला जो केस चलता है बहुत ज्यादा, अच्छा, डॉबरी केसेस में भी ऐसा ही था, क्योंकि डॉबरी केसेस में ऐसा ही था कि एक लाइन लिख दी कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे तंग किया, मेरे साथ शारीरिक क्रूरती की, मेरे साथ दहेज लिया, मेरे साथ जी। प्रताड़ना की, है ना, और वो केसेस लग गए। अब वो केसेस की बाढ़ आ गई, मतलब वो क्योंकि जैसे ही लड़की ने लिखा, लड़की के लिखाते ही पुलिस FIR हुई, और FIR होते ही पुलिस ने उठा के जितने ससुराल वाले थे, जितनी ननद है, सबको उठा के हिरासत में ले लिया। तो वो तो बाद में प्रूव होगा ना, जब झूठ बोल रही नहीं बोल रही। एक बार तो उन्होंने हिरासत में ले लिया, इधर FIR कटी, इधर सारा फैमिली, पूरी फैमिली उनकी इन लॉज जो है वो सब अंदर। तो अगर ये कितने साल तक मतलब वैलिड है, लाइक शादी के कितने टाइम तक, लाइक 10 साल बाद या दहेज प्रथा पे तो नहीं? 7 ईयर्स 7 ईयर्स के अंदर 7 अंदर। ईयर्स तक। हाँ, ओके। इसको बोलते हैं उपधारणा, मतलब कि आप लड़की ने जो भी कहा उसको प्रूव मान लिया कि हाँ ये सही है। फिर क्या हुआ, इस तरह के केसेस ज़्यादा होने लगे, जी। क्योंकि अब कोई इन लॉज है, किसी की सिस्टर इन लॉ वो है ना USA रह रही है, जी वो कभी 1-2 बार घर पे आई है, उसके खिलाफ भी उसने आरोप लगा दिया कि इन्होंने भी मेरे से दहेज मांगा, या मेरे से क्रूरटी की, फिजिकल क्रूरटी की, मेंटल क्रूरटी की, किसी भी तरह की क्रूरटी की। तो वो USA तक एम्बेसी को बेच के, एक केस था मेरे पास, USA के पास एम्बेसी को बेच के उसको वहाँ से बुलवा लिया और उसको अरेस्ट करवा दिया। मतलब तो सर वहाँ तो सही मतलब दिख रहा है ना सामने कि वो है ही नहीं फिजिकली, तो वो क्या परेशान करेगी? केस चलता तो बात की हुआ ना, वो तो पहले स्टार्टिंग में FIR होने के बाद तो पहले हिरासत में लगता है, फिर ट्रायल चलती है। ओके। पहले FIR करती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद ट्रायल चलती है। तो ट्रायल थोड़ा लंबा चलती है, तो जब तक ट्रायल चलती है उससे पहले वो उनको अरेस्ट कर लेते हैं। ट्रायल के बाद वो बरी होगा ना, जो सही है गलत तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ तो ट्रायल लंबी चलती है, जी तो इसके लिए केसेस ज़्यादा होने लगे, लोगों को अरेस्ट ज़्यादा करने लगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक गाइडलाइन दी कि आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट ना ऐसे नहीं करेंगे, पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे, पूछेंगे। तो फिर इस तरह के केसेस आजकल कम होने लगे। आजकल डायरेक्ट जो है 498 के केसेस के अंदर, डॉबरी के केसेस के अंदर डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करते हैं, मतलब कि आपने किसी के खिलाफ भी कुछ भी बोल दिया और अरेस्ट जी कर दिया। जेन्युइन अब रह गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सेक्शन होता है उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसको आप पूछेंगे, आपको लगेगा कि आपको उनको अरेस्ट करना चाहिए तो ही अरेस्ट करना है, किसी लड़की के कहने पर अरेस्ट नहीं करना है, या इन लॉज के कहने पर अरेस्ट नहीं करना है, डॉबरी के केसेस में स्पेशली। सर एज ए इन्फ्लुएंसर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक हैरेसमेंट होता है, हमें जो कमेंट्स आते हैं या फिर आप लाइव आ रहे हो या DMs आ रहे हैं, कोई कुछ भी बोल जाता है हमारे पास में, उस टाइम पे नहीं है कि कौन बोल रहा है, तो हमें राइट्स हैं, हमें बिल्कुल है, आपके खिलाफ किसी भी या फिर ये है कि आप सोशल मीडिया पर हो तो आपको कोई कुछ भी बोल सकता है? नहीं, बिल्कुल राइट है, आप उसके खिलाफ FIR कराओ,
ओके किसी भी तरह के क्योंकि कुछ किसी भी तरह के कोई कमेंट हो, कोई इल्लीगल अश्लील कमेंट हो, कोई ऐसे कुछ कमेंट हो, तो आप उसके खिलाफ एफआईआर कराओ, आप उसके तुरंत पुलिस उसके जो खिलाफ आपको मेंटल हरेस कर रहा मेंटल, क्योंकि वो आपका मेंटल हेरेसमेंट ही है। है। ओके, तो आप राइट है उसका। बिल्कुल है। नहीं, कुछ लोग बोल देते हैं ना, आप सोशल मीडिया पे हो तो आपको कोई कुछ भी बोल सकता है, आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि आपने प्लेटफॉर्म खुद चूज किया है, लोगों को राइट्स दिया है आपने कि वो आपके बारे में कुछ भी बोल सकता है। बट मुझे लगता है कुछ भी नहीं बोल सकते। नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी में तो कुछ भी आ गया, कुछ भी आ गया इलीगल नहीं बोलना ना। आप किसी के खिलाफ इलीगल थोड़ी बोल सकते जी। हो, आप किसी के खिलाफ भद्दे कमेंट थोड़ी कर सकते हो। कोई ऐसे तो उनको तुरंत उनके खिलाफ एक्शन होता है। तो मतलब मैं आपके पास आऊँ तो आप क्योंकि देख लो गाइस, हेटर्स। सर मैं कुछ वर्ड्स आपको बताऊंगी और आपको तुरंत उनके जवाब देना, जो भी आपके दिमाग पे सबसे पहला वर्ड क्लिक हो रहा है। जस्टिस, जस्टिस होना ही चाहिए, दिखना भी चाहिए। एथिक्स, एथिक्स गुड होने चाहिए। रेप, सबसे वाहियात क्राइम। ट्रुथ, ट्रुथ होता ही नहीं कुछ। फ्रीडम, फ्रीडम सबको प्यारी होती है, हैरेसमेंट, सबसे बेकार सी, एंड सबसे अच्छा वर्ड जरा हट के टॉक्स। सबसे शानदार चीज। तो दोस्तों ये था हमारा आज का खास एपिसोड जरा हट के टॉक्स के साथ। एडवोकेट श्याम पारिक जी ने हमें कानून की दुनिया के अंदर की बातें समझाई और अपने वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस शेयर किए। श्याम जी, हमारा आपके साथ वक्त बिताने के लिए दिल से शुक्रिया। आपका सफ़र, आपकी सोच से हमें और हमारे दर्शकों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमें अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ में नए टॉपिक्स पे बात करने के लिए। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनी ज़िंदगी को देखिए ज़रा हट के।